वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम एक बहुत ही बड़े मामले पर बात करने वाले हैं जो भारत में सामने आया है। जी। देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन ड्रग्स नेटवर्क, उसका भंडाफोड़ हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तकनीक है, डार्क नेट है, क्रिप्टो करेंसी है और कैसे जांच एजेंसियां साथ मिलकर काम करती हैं वो भी है। तो चलिए समझते हैं ये सब। बिल्कुल, ये मामला जिसे कैटामिलन नेटवर्क कहा जा रहा है, इसकी कई परतें हैं। ऊपर से तो लगता है कि हाँ, ड्रग्स पकड़ी गई, हाँ, पर जब गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि कैसे आजकल के अपराधी इंटरनेट के वो जो अंधेरे कोने हैं ना, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। डार्क नेट। हाँ, ये पूरा ऑपरेशन डार्कनेट से चल रहा था। डार्क नेट, ये शब्द ही सुनने में थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। जरा समझाएंगे ये है क्या असल में, और अपराधी क्यों इस्तेमाल करते हैं इसे? जरूर जरूर। देखिए, डार्कनेट इंटरनेट का ही एक हिस्सा है, पर वो हिस्सा है जहां आम सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह पहुंच नहीं पाते। अच्छा। वहां जाने के लिए खास सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे टॉर ब्राउजर। इसकी खासियत यह है कि ये जो इस्तेमाल कर रहा है उसकी पहचान और वो कहां से इस्तेमाल कर रहा है ये छिपाने में मदद करता है। ओके। तो गतिविधियां गुमनाम रहती हैं। इसीलिए सीधी सी बात है, अपराधी इसे गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स, हथियार या कोई सीक्रेट जानकारी। कीटा मिलोन भी यही कर रहा था। और इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन था? कोई बड़ा पुराना ड्रग माफिया टाइप या कोई और? हैरानी की बात है, नहीं। इसका मास्टरमाइंड निकला केरल का एक पढ़ा लिखा इंजीनियर एडिसन बाबू। इंजीनियर? हाँ, बाहर से वो ऐसे दिखाता था जैसे कोई आम ऑनलाइन सामान बेचने वाला हो, लेकिन पर्दे के पीछे वो इतना बड़ा ड्रग नेटवर्क चला रहा था। कमाल है, अपनी पहचान छिपाने के लिए एक मुखौटा। बिल्कुल, एक क्लासिक उदाहरण है ये। तो ये एडिसन बाबू, इसने इतने गुप्त तरीके से सब किया कैसे? क्या सिर्फ डार्कनेट काफी था? नहीं नहीं, उसने कई लेयर्स बना रखी थी सिक्योरिटी की। डार्कनेट तो बस पहला कदम था। इसके साथ वो टेल्स ओएस जैसे बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था। टेल्स ओएस, ये क्या चीज है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर पर कोई निशान नहीं छोड़ता। आप जो भी कर रहे हैं ऑनलाइन वो सब एन्क्रिप्टेड होता है, कूट भाषा में बदल जाता है। अच्छा। तो आपकी बातचीत, आपकी एक्टिविटी, उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है। बाप रे, तकनीक का पूरा इस्तेमाल पहचान छिपाने में। पर फिर पैसों का क्या? लेन देन, ड्रग्स के धंधे में तो ये सबसे जरूरी होता होगा, छिपाना कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया। हाँ बिल्कुल। यही क्रिप्टो का रोल आता होगा ना? एकदम सही पकड़ा आपने। बिल्कुल, यहीं पर क्रिप्टो करेंसी और खासकर वो जिन्हें प्राइवेसी कॉइन्स कहते हैं, वो इस कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। प्राइवेसी कॉइन्स? जी, एडिसन बाबू पेमेंट के लिए मोनेरो जैसी क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहा था। मोनेरो, सुना है इसके बारे में। हाँ, तो मोनेरो को खास तौर पर डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि वो लेन देन को गोपनीय रखे। कौन भेज रहा है, किसको मिल रहा है, कितनी रकम है, ये सब छिपा देता है। ओह। तो जो पारंपरिक बैंक सिस्टम है या बिटकॉइन भी, उसकी तुलना में इसे ट्रैक करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। मोनेरो, तो क्या ये समझें कि अगर कोई मोनेरो यूज करे तो उसे पकड़ना नामुमकिन है? ये तो एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी फिर। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथक है एक तरह से कि मोनेरो या दूसरी प्राइवेसी कॉइन्स पूरी तरह अनट्रेसेबल है। मुश्किल जरूर है, मैं मानता हूं, पर नामुमकिन नहीं। अच्छा। हाँ, ये जांच को मुश्किल बना देती हैं, लेकिन जैसा इस केस में हुआ, सुराग मिल सकते हैं। उस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये कैटामेलॉन नेटवर्क, ये कितना फैला हुआ था? सिर्फ केरला में या पूरे देश में? नहीं नहीं, इसका जाल पूरे भारत में फैला था। जांच में पता चला कि पोस्ट ऑफिस और अलग-अलग कुरियर सर्विस के जरिए 600 से ज्यादा ड्रग्स के पार्सल देश भर में भेजे गए थे। 600 से ज्यादा? जी, ये दिखाता है कि कितना ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा नेटवर्क था ये। और सिर्फ भारत में नहीं, इसके तार विदेश तक जुड़े थे। विदेश तक? हाँ, एक विदेशी सप्लायर का नाम भी सामने आया है, गंगा दीन, जिससे बाबू ड्रग्स मंगवाता था। गंगा दीन, 600 पार्सल, विदेशी कनेक्शन, ये तो बहुत ही बड़ा ऑपरेशन लग रहा है। तो जब एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और बाकी एजेंसियां बाबू तक पहुंची, तो क्या मिला उनके हाथ? जब छापा पड़ा तो उन्हें भारी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स मिली। कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 1 करोड़? हाँ, लगभग $120,000। और इसके साथ करीब 65 से 70 लाख रुपए, यानी लगभग $80,000 की कीमत की क्रिप्टो करेंसी भी जब्त हुई, ओह। जो शायद पेमेंट या मुनाफे का हिस्सा रही होगी। और साथ में लैपटॉप, मोबाइल फोन, ड्रग्स पैक करने का सामान, वो सब भी मिला। ये तो वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है एनसीबी के लिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। जब इस आदमी ने, एडिसन बाबू ने, डार्कनेट,
टेल्स ओएस और मोनेरो जैसी चीजें इस्तेमाल की, तो एजेंसियां उस तक पहुंची कैसे? वो क्या कड़ी थी जिसने ये मुश्किल केस सुलझाया? और यहीं, जैसा आपने कहा, कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जी। इस ऑपरेशन की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ था एक ऐसे साथी का जिसकी उम्मीद शायद नहीं थी। कौन? दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनियों में से एक, बाइनेंस। बाइनेंस? अरे वाह! जी, भारत की एनसीबी और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी डीएससीआई, इन दोनों ने बाइनेंस के साथ मिलकर काम किया। ये अपने आप में एक मिसाल है। हाँ, ये तो है। सरकारी एजेंसियां और एक प्राइवेट क्रिप्टो कंपनी मिलकर इतने बड़े साइबर क्राइम नेटवर्क को तोड़ दे। बिल्कुल। लेकिन बाइनेंस ने मदद की कैसे? खासकर जब मोनेरो इस्तेमाल हो रही थी। आपने कहा था वो मुश्किल है ट्रैक करना। हाँ, मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। यही बाइनेंस की जो एक्सपर्टीज है, वो काम आई। देखिए, मोनेरो लेन-देन के बीच के लिंक छिपाता है, ठीक है, हाँ। लेकिन क्रिप्टो को कहीं ना कहीं तो खरीदना बेचना पड़ता है। मतलब असली पैसे जैसे रुपए या डॉलर में बदलना पड़ता है। हाँ, एक्सचेंज पर। बिल्कुल। ये अक्सर एक्सचेंजों के जरिए होता है। और बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजों के पास बहुत सारा डेटा होता है और बहुत ही एडवांस्ड विश्लेषण करने वाले टूल्स होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कई तरीकों से मदद की होगी। जैसे जो संदिग्ध वॉलेट थे, उनसे जब भी कोई पैसा बाइनेंस पर आया या वहां से गया, उस पर नजर रखी। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। एग्जैक्टली। फिर लेन देन का पैटर्न देखा। भले ही बीच का रास्ता छिपा हो, पर कब कितना पैसा आ जा रहा है, उसका पैटर्न कुछ इशारे दे सकता है। अच्छा। एक तकनीक होती है वॉलेट क्लस्टरिंग। उससे अंदाजा लगाते हैं कि कौन कौन से अलग दिखने वाले वॉलेट शायद एक ही आदमी या ग्रुप के हैं। तो बाइनेंस ने इन सब डिजिटल सुरागों को जोड़ने में मदद की और उसी से जांच करने वालों को बाबू तक पहुंचने का रास्ता मिला। ये तो कमाल है। मतलब अपराधी सोचते हैं कि वो तकनीक के पीछे छिप गए, पर कहीं ना कहीं डिजिटल पैरों के निशान छोड़ ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि बाइनेंस की इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड हैं निल्स एंडरसन रोड, उन्होंने भी कहा ये बात। हाँ। कि अपराधी सोचते हैं कि डार्क नेट और प्राइवेसी कॉइन्स उन्हें छिपा लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। वो डिजिटल दुनिया में निशान छोड़ते जाते हैं। हो सकता है एक्सचेंज पर केवाईसी करते समय कोई गलती हो जाए। हाँ, नो योर कस्टमर। जी। या किसी फोरम पर कोई क्लू छोड़ दें। या कभी आईपी एड्रेस लीक हो जाए। एक्सपर्ट्स इन्हीं निशानों को पकड़कर पूरी तस्वीर बना लेते हैं। ये केस इसी बात का सबूत है। तो इस पूरे मामले से हम क्या सीख सकते हैं? क्या ये क्रिप्टो करेंसी को खतरनाक साबित करता है या फिर कुछ और तस्वीर है? मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी के दोहरे चरित्र को दिखाता है। एक तरफ तो ये साफ है कि अपराधी नई तकनीकों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्कनेट हो, प्राइवेसी कॉइन्स हों। हाँ, ये तो है। ये एक चुनौती है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ, और शायद ये ज्यादा जरूरी बात है, कि यही टेक्नोलॉजी, खास तौर से ब्लॉकचेन की पारदर्शिता, हाँ। भले ही उस पर प्राइवेसी लेयर हो और एक्सचेंजों के पास जो डेटा है, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए एक बहुत ताकतवर हथियार बन सकती है। सही कहा। इस केस ने दिखाया कि जब एजेंसियां और क्रिप्टो इंडस्ट्री जैसे बाइनेंस मिलकर काम करें तो डिजिटल सुरागों का पीछा करके अपराधियों को पकड़ा जा सकता है, वहां भी जहां वो सोचते हैं कि वो सबसे सुरक्षित हैं। ये बहुत ही बैलेंस नजरिया है। मतलब तकनीक अच्छी या बुरी नहीं, उसका इस्तेमाल मायने रखता है। और यहाँ तकनीक अपराध से लड़ने का जरिया बनी। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और है। इस तरह के सहयोग से, जहां एक्सचेंज यूजर्स का डेटा जांच एजेंसियों को देते हैं, क्या आम यूजर्स की प्राइवेसी पर खतरा नहीं बढ़ता? ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। ये बहुत जरूरी सवाल है आपका, और क्रिप्टो कम्युनिटी में इस पर काफी बहस भी होती है। संतुलन साधना वाकई मुश्किल काम है। हाँ। एक तरफ अपराध रोकना है, दूसरी तरफ जो निर्दोष यूजर्स हैं उनकी गोपनीयता भी बचानी है। ज्यादातर जो बड़े एक्सचेंज हैं वो कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। अच्छा। मतलब सिर्फ वैलिड कानूनी रिक्वेस्ट पर ही डेटा शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी का डेटा दे दिया। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि इस सहयोग के लिए नियम साफ हों, सीमाएं तय हों, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और आम यूजर का भरोसा बना रहे। ये मामला इस बहस को और तेज करेगा जरूर। बिल्कुल। पारदर्शिता और सहयोग जरूरी है, लेकिन नियम और सीमाएं भी उतनी ही जरूरी होंगी। खैर, चलिए अब एक सवाल लेते हैं जो शायद हमारे कई सुनने वालों के मन में होगा। जी। क्वेश्चन: तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में जो भी अपराधी क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मोनेरो जैसी प्राइवेसी कॉइन ही क्यों ना हो, वो हमेशा पकड़े जाएंगे? क्या उनके लिए बचना अब नामुमकिन हो गया है? आंसर देखिए, हमेशा या नामुमकिन कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। अपराधी भी चालाक होते हैं।
वो भी सीखते हैं, अपनी तकनीक बदलते रहते हैं। हाँ, ये भी है। तो 100% गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। लेकिन हाँ, ये कैटामेलॉन केस और ऐसे दूसरे मामले ये जरूर दिखाते हैं कि अब अपराधियों के लिए क्रिप्टो की आड़ में छिपना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। अच्छा। जांच एजेंसियां अब ज्यादा सक्षम हैं, उनके पास बेहतर टूल्स आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उन्हें बाइनांस जैसी कंपनियों का टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है। आंसर, जैसा हमने बात की, डिजिटल निशान कहीं ना कहीं छूट ही जाते हैं, एक्सचेंज पर, ब्लॉकचेन पर या अपराधी की अपनी गलती से। इन निशानों को जोड़ने की काबिलियत अब बढ़ रही है। तो हाँ, पकड़े जाने का खतरा अब बहुत असली है और पहले से कहीं ज्यादा है। चाहे वो कितनी भी चालाकी करे, पूरी तरह गुमनाम रहना वो डिजिटल दुनिया में अब लगभग एक मिथक ही बनता जा रहा है। ये वाकई एक अहम बात है, अपराधियों के लिए भी और आम लोगों के भरोसे के लिए भी। चलिए, इसी के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं और एक सवाल अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। क्लोजिंग क्वेश्चन। जिस तरह इस केस में सरकारी एजेंसीज और एक प्राइवेट क्रिप्टो एक्सचेंज ने मिलकर काम किया, क्या आपको लगता है कि भविष्य में ऑनलाइन और क्रिप्टो से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए इस तरह का तालमेल, इस तरह का सहयोग और भी ज्यादा जरूरी और आम हो जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।